सॉन्ग चांग जी ने जियांग के सामने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप जमीन पर घूलने लगा। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। लिटिल नाइन ने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी और उसके मुंह में पानी आ गया। हमारा लड़का जानता था कि अगर वह सॉन्ग चांग जी के खिलाफ लड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। इसके बजाय सबसे समझदारी की बात यह होगी कि उसे अपनी चेतना के सागर में फंसाया जाए और लिटिल नाइन का इस्तेमाल करके उसे सीधे मार दिया जाए, क्योंकि जब तक वह बाहर नहीं आती इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता था। सॉन्ग चांग जी ने जियांग के सामने खुद को इस तरह से झुकाया जैसे कि वह कोई देवता हो। हमारा लड़का अपनी समाधि से बाहर आया और शांत भाव से कहा कि उसने जो कहा था वह सही था। उसने स्वीकार किया कि उन दोनों का सार और मूल एक ही है। सौभाग्य से उसकी योजना पहले से ही आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने उसकी जान बख्शने का फैसला किया। ये सुनकर सॉन्ग चांग जी अपने दिल की गहराई से उसका शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जियांग ने उसे घूरना शुरू कर दिया, अपना हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समझाया कि वह जानता था कि सॉन्ग चांग जी गुफा में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसके मूल को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना अब संभव नहीं था। उसने उसे अपने शरीर में प्रवेश करने की सलाह दी और वादा किया कि वह प्रतिभाशाली लोगों से निपटने के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से गुफा में वापस ले जाएगा। सॉन्ग चांग जी ने सोचना शुरू किया और बिना ज्यादा सोचे समझे हमारे लड़के को स्वीकार किया और उसका शुक्रिया अदा किया। वादा किया कि वह उसकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और सॉन्ग चांग जी के शरीर को अपने अंदर समाहित कर लिया। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि कृतज्ञता के लिए अभी बहुत जल्दी है। सॉन्ग चांग जी को जियांग की चेतना के समुद्र में टेलीपोर्ट किया गया, जो कीड़ों से भरा हुआ था, और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वहां वह ड्रैगन भी था जिसे हमारे लड़के ने कब्र में पाया था, और उसके ऊपर लिटिल नाइन सवार थी। सॉन्ग चांग जी ने पलटकर देखा और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लिटिल नाइन ने अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया और उसकी निगाह सॉन्ग चांग जी पर टिकी हुई थी। वह शर्माने और अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे इतने शक्तिशाली व्यक्ति को खाए हुए काफी समय हो गया था। जियांग ने उसे खाने की अनुमति दी और बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह मां कीट में बदल गई। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने उस पर हमला किया और उसे खाना शुरू कर दिया। बेचारी सॉन्ग चांग जी दर्द में चिल्लाने लगी, मदद की भीख मांगने लगी। जियांग ने अपना हाथ पोंछा। जियांग वुक्सियांग और यिंगजान की ओर मुड़ी और पूछा कि वे अभी भी घुटने क्यों टेक रहे हैं। उनका ध्यान जियांग पर था। वे भ्रमित थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। यिंगजांग की आंखें भय से भर गईं। वह ये देखकर पसीना बहाए बिना नहीं रह सका कि सॉन्ग चांग जी जियांग के सामने घुटने टेक चुके थे। जियांग वुक्सियांग, जो सदमे में होने के बावजूद शांत रहने की कोशिश कर रहा था, उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसे ठीक से पता नहीं था कि जियांग ने सॉन्ग चांग जी से क्या कहा था। जुएनू और अन्य लोगों के शरीर के चारों ओर जो धागे थे वे गायब हो गए। वह खड़ी हुई, अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और ये देखकर शर्माए बिना नहीं रह सकी कि जियांग ने उसे फिर से बचा लिया था। लियू ओसांडाओ हमारे लड़के के पास आए, अपनी आंखें बंद कीं और एक आभारी मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और धन्यवाद दिया। मुहनकू की आंखें प्रशंसा और प्रेम से चौड़ी हो गईं। एक मुस्कान के साथ उसने स्वीकार किया कि जियांग ही उसका एकमात्र भगवान था। जियांग चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाकी लोगों का ध्यान उन पर था और वे ईर्ष्या से बच नहीं सकते थे। यिंगजान के एक आदमी ने अपना हाथ उसके मुंह के पास रखा और एक ईमानदार नज़र से कहा कि जियांग बहुत शक्तिशाली है, और पूछा कि क्या उन्हें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यिंगजान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और गुस्से से उसकी ओर मुड़ा और समझाया कि जियांग ने उनकी सारी जान बचाई है, इसलिए अगर वे उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं
तो वर्गीकरण की लड़ाई के बाद ही लड़ना होगा। जियांग ने लियू ओसांडाओ के सिर पर हाथ फेरा और उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। वह उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अभी भी 1 घंटे से भी कम समय बचा था, और अब जब कोई भी लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं रखता था, तो उसने सुझाव दिया कि गुप्त क्षेत्र के केंद्र में जाकर थोड़ा आराम करें और बचे हुए समय के खत्म होने का इंतजार करते हुए बारबेक्यू खाएं। मुहनकू ने हमारे लड़के को प्रशंसा से भरे भाव से देखना शुरू किया और मुस्कुराने लगा। वे गुप्त क्षेत्र के केंद्र में गए और सिस्टम की सूची का उपयोग करते हुए हमारे लड़के ने बारबेक्यू उपकरण निकाला, और जब एक महिला भोजन तैयार कर रही थी, जियांग और अन्य लोग खाने के लिए बैठ गए। यिंगजान ने एक मांस की कटार पकड़ी और एक जिज्ञासु भाव के साथ एक काट लिया, ये सोचकर कि यह बहुत अच्छा था। लियू ओसांडाओ जियांग के बगल में बैठे और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। तभी हमारे लड़के के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसने उसे सूचित किया कि वह 39वें स्तर से 48वें स्तर पर चढ़ गया है। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था। वह ये देखकर हैरान था कि उसने एक साथ 9 स्तर छलांग लगा ली थी, यह नहीं जानते हुए कि क्या छोटे नौ ने सोंग चांगजी को निगल लिया था। समुद्र के अंदर चेतना नन्ही नौ थी, जो पहले ही सोंग चांगजी को खा चुकी थी। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। उसने अपने मुंह में कुछ महसूस किया और अपने हाथ से एक धागा निकाला, ये सोचकर कि यह कांटे हैं। धागा नन्ही नौ की लार से ढका हुआ था। जियांग ने ध्यान दिया और पाया कि धागा जू लेंडुओ की आत्मा थी। एक स्थिति विंडो दिखाई दी। ये धागा कई क्षमताओं वाला एक प्रथम स्तर का दिव्य हथियार था। पहले को भ्रामक आत्मा पतन कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ने, दुश्मन की चेतना के समुद्र में प्रवेश करने और उनके सार को नष्ट करने की अनुमति देता था। दूसरी क्षमता को आत्मा लॉक कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अपने में बदलने की अनुमति देता था। तीसरी क्षमता को आत्मा अवरोहण कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को युद्ध में एक शक्तिशाली सहायक आध्यात्मिक शरीर बनाने के लिए अवशिष्ट आत्माओं को सक्रिय करने की अनुमति देता था। धागे के विभिन्न विवरण थे। यह अनगिनत जीवित प्राणियों की आत्माओं से बना था, और 100 साल तक आध्यात्मिक शक्ति से पोषित होने के बाद ये पूरी तरह से विलीन हो सकता था। धागा वर्तमान में अधूरा था और वास्तव में प्रथम स्तर का दिव्य हथियार बनने के लिए इसे और अधिक आत्माओं के साथ विलय करने की आवश्यकता थी। इसमें विकास की क्षमता थी, इसलिए ये जितनी अधिक आत्माओं को खाएगा, इसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी और इसका स्तर उतना ही अधिक बढ़ेगा। इस हथियार की खास विशेषता ये थी कि यह किसी मालिक को पहचान नहीं सकता था या अस्थायी रूप से सक्रिय नहीं हो सकता था। इसका उपयोग करने से पहले इसे आध्यात्मिक शक्ति से पोषित करने की आवश्यकता थी। जियांग चेतना के समुद्र में प्रकट हुआ और उसका ध्यान धागे पर केंद्रित था। एक गंभीर भाव के साथ उसे एहसास हुआ कि सोंग चांगजी ने पहले क्यों कहा था कि उसे आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए समय चाहिए। यह महसूस करते हुए कि इसका कारण ये था कि यह हथियार अपने पूर्ण रूप में नहीं था। अब हमारे लड़के के पास एक और छिपा हुआ कार्ड था जिसका वह उपयोग कर सकता था। उसने पहले पेड़ की मदद से धागे को पोषित करने का फैसला किया ताकि बाद में वह उसे अपने मालिक के रूप में पहचान सके। उसके लिए उपकरण पालना कीड़ों को पालने जितना लाभदायक नहीं था। जियांग के बगल में उड़ रही नन्ही नाइन का दिमाग उलझन से भरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पेड़ ने धागे को पोषित करना शुरू किया और तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उसे सूचित किया कि धागा पोषित हो गया है और अब वह अपने मालिक को पहचान सकता है। जियांग इस बात से हैरान था कि पेड़ ने धागे को कितनी जल्दी पोषित किया। वास्तव में उसने प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसे दिव्य आत्मा ऊर्जा के साथ पोषित करने के बारे में सोचा था। पेड़ एक शाखा के माध्यम से धागे को पोषित कर रहा था। हमारे लड़के के लिए ये पेड़ अविश्वसनीय था, क्योंकि यह न केवल उसकी दिव्य आत्मा की रक्षा कर सकता था, बल्कि महान सपने देखने वाले के भ्रम को भी रोक सकता था। यहाँ तक कि जब प्राचीन देवता ने जियांग के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, तो पेड़ ने उसे एक फल में बदल दिया था
और अब ये पता चला कि इसका दिव्य हथियारों पर भी विशेष प्रभाव था। जियांग ने धागा लिया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि दिव्य हथियार ने उसे अपने मालिक के रूप में पहचान लिया है। जियांग की आंखें खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसे भविष्य में जियुलियू के दिव्य सम्राट से हुपो तलवार मिलेगी तो वह उसे पेड़ को भी देगा ताकि वह उसका पालन पोषण कर सके। एक जिज्ञासु भाव के साथ लिटिल नाइन चुपचाप धागे को देखने लगा। पेड़ पर फिर से फल उगाए थे। इस बार एक हरा था और 2 नीले थे। जियांग ये देखकर खुश हुआ कि पेड़ पर एक बार फिर फल लगे थे, और हालांकि वे कम स्तर के लग रहे थे, लेकिन एक से अधिक थे। सिस्टम ने बताया कि हरे फल में ट्रिपल अनुभव कार्ड था, जो सक्रियण के बाद 3 घंटे की समय सीमा के साथ प्राप्त अनुभव को 3 से गुना कर सकता था। नीले फलों ने वर्ग परिवर्तन मिशन छूट कार्ड और हमारे लड़के को एक ही पेशे के लिए वर्ग परिवर्तन मिशन को छोड़ने की अनुमति देने की क्षमता प्रदान की। जियांग ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने सिस्टम विंडो में प्रदर्शित जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया। वह ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उसने 2 वर्ग परिवर्तन मिशन छूट कार्ड प्राप्त कर लिए हैं। वह स्तर 48 पर था और तीसरे वर्ग परिवर्तन से बहुत दूर नहीं था, और अब कार्ड की मदद से वह बाद में सीधे वर्ग बदल सकेगा, जिससे ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जियांग की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। वह दूसरे परिवर्तन में था और स्तर 48 पर था, जिसमें 447 सितारों की लड़ाकू शक्ति थी। लिटिल नाइन का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था, और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। जियांग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और याद किया कि उसने एक ट्रिपल अनुभव कार्ड भी प्राप्त किया था। उसने गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के बाद अनुभव प्राप्त करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया और सोचा कि शायद वह तीसरा परिवर्तन पूरा कर सके। उसी समय प्राचीन भगवान के चर्च के महान हॉल में लाल हुड पहने हुए किसी व्यक्ति ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और कुछ पोर्टलों के माध्यम से सोंग चांगजी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यह व्यक्ति प्राचीन भगवान के चर्च का 7वां स्तंभ था, जिसे प्रेमी के रूप में जाना जाता था। वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें रैंकिंग प्रतियोगिता का इंतजार करना होगा, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य सूर्य दक्षिया के दिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अपने हाथ का उपयोग करके उन्होंने पोर्टल बंद कर दिए और सोचा कि देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है और यह कार्य करने का समय है। प्रेमी एक चट्टान के ऊपर था और नीचे पंथ के अन्य सदस्य थे। प्रेमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें सभी मुख्यालयों को सूचित करने का आदेश दिया कि गुफाओं में उनके सहयोगी समुद्री जाति और गहराई के निषिद्ध क्षेत्र को दक्षिया के पानी को हिलाना शुरू कर देना चाहिए। जियांग जुएंजी गुफा की रक्षा करने के लिए प्रभारी होने जा रहा था। जियलिंग क्यू पुराने भिक्षु का सामना करने जा रहा था, और महान सपने देखने वाला कुछ समय के लिए जागने वाला नहीं था, और जब तक वह जागता तब तक अराजकता पहले से ही हर जगह फैल चुकी होती, और क्षेत्र के सभी संरक्षक और सीलबंद राजा खुद को मुक्त करने में सक्षम हुए बिना दलदल में फंसने वाले थे। वह लाल आंखों वाली महिला थी। उसने अपना हुड उतार दिया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि चूझोंग को सुदृढ़ीकरण नहीं मिलने वाला था और अनिवार्य रूप से उसे छोड़ दिया जाने वाला था, और एक बार शहर का बलिदान हो जाने के बाद चूझोंग के नीचे की दरार प्राचीन भगवान के आगमन के लिए पर्याप्त रूप से खुल जाएगी। उस क्षण उनके शरीर के अंदर का गंदा मानव रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ये सुनकर पंथ के सदस्यों ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और प्राचीन भगवान के आगमन की घोषणा करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। चूझोंग की दीवार पर नाइट वॉच दृढ़ थी। दीवार के ऊपर जियागांग और तांग थे। उन्होंने उल्लेख किया कि जियांगन के युनमेंजेस को छोड़कर दक्षिया के 9 महान क्षेत्र सभी पूर्ण विद्रोह में प्रवेश कर चुके थे। जियागांग ने शहर का निरीक्षण करना शुरू किया और समझाया कि समुद्री जाति और गुफा जातियां आगे बढ़ रही थीं। दक्षिया के 8 महान युद्ध क्षेत्र तैयारी के प्रथम स्तर की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, और यद्यपि चूझोंग एक हमलावर शहर नहीं था, फिर भी उन्हें सतर्क रहना था।
दीवार पर बैठी तांग ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कराते हुए उससे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उनका महान रक्षा गठन पहले से ही वार्म अप चरण में था और आधे घंटे से भी कम समय में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जियागांग की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जियांग चेन कैसा प्रदर्शन कर रहा था, और उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कहा गया था कि जियांगन टीम शीर्ष 3 में प्रवेश कर चुकी थी। तांग ने उंगली दिखाना शुरू किया और मुस्कुराते हुए समझाया कि इस बार जियांग चेन और जियांग वुशुन के साथ तीसरा स्थान हासिल करना और पहले के लिए लड़ना कोई समस्या नहीं होगी। उसे विश्वास था कि जियांग जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये बाद की रैंकिंग लड़ाइयों पर निर्भर करेगा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो शहर में छोटे विस्फोट हुए। जियागांग ने पलटकर देखा और भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डुआन फेंग और अन्य लोग पहुंचे। उसने चिल्लाना शुरू किया, उन्हें बताया कि परिवहन केंद्र नष्ट हो गया है और संचार उपकरण काट दिए गए हैं, और चूझों के शहर को सभी दिशाओं से जानवरों की भीड़ ने घेर लिया है। जानवरों की भीड़ ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया, और जियागांग को पता था कि यह अच्छा नहीं था। अब जबकि ट्रांसमिशन और संचार नष्ट हो गए थे, चूझों का शहर अलग थलग पड़ गया था। उसने महसूस किया कि यह सबका ध्यान भटकाने और शहर पर हमला करने के लिए एक विकर्षण था। जियागांग ने दूसरों से संपर्क किया और समझाया कि स्थिति जितनी अधिक गंभीर होगी, वे उतना ही कम घबराएंगे। उसने डुआन फेंग से दीवार की रक्षा बनाए रखने और महान रक्षात्मक गठन और परमाणु हथियारों की पूर्ण सक्रियता में तेजी लाने का तरीका खोजने के लिए कहा। उसने झाओकी को रिजर्व आपातकालीन योजना को सक्रिय करने और उन स्थानांतरित लोगों को खोजने का मिशन सौंपा जो ध्वनि संचारित कर सकते थे और जो इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। उसके लिए उसे लाउडस्पीकर और मैनुअल ट्रांसमिशन का उपयोग करना था। उसने बुलैंड को शहर में स्थानांतरित सभी लोगों को इकट्ठा करने और जानवरों को रोकने के लिए उसके साथ मोर्चे पर आने का मिशन सौंपा। सभी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं और उन्होंने अपने सिर हिलाए। एक उग्र नजर के साथ उसने अपनी तलवार खींची और दीवार से कूद गया, थोड़ी देर के लिए अग्रिम पंक्ति में जाने और पीछे के पहरे को उनके लिए छोड़ने का फैसला किया। उसी समय झोंग और अन्य लोग एक प्रसन्न नजर के साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गए। यंग जान ने एक तरफ देखना शुरू किया और राहत महसूस की। जियान की आंखें शांति से भर गईं। वह भ्रमित था, यह नहीं जानता था कि लोग कहाँ थे। जियांग वुशुंग ने ये देखकर अपनी बाहें पार कर लीं कि सभी गायब हो गए थे और कहा कि उसे बुरा लग रहा था। जू वेंजी प्रकट हुए और एक ईमानदार नजर से कहा कि उनके पास 2 खबरें हैं। पहली यह थी कि दक्सिया समुद्री जाति और गुफाओं के मुख्य निषिद्ध क्षेत्र प्रकट हो गए थे, जिससे प्रत्येक युद्ध क्षेत्र के उच्च कमान को सहायता प्रदान करने के लिए जाना पड़ा। हर कोई चुपचाप सुनता रहा। दूसरी खबर ये थी कि आधे घंटे पहले कुजियांग से एक जरूरी संदेश आया था। जियांग मिन के युद्ध क्षेत्रों में से एक। हमारे लड़के की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह ये सुनकर जियांग हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक और उसकी बड़ी बहन मदद करने गए थे या नहीं। जू वेंजी की आंखें चमकने लगीं, जिससे पता चला कि दक्षिण पूर्वी तट पर अराजकता थी। समुद्री जाति ने विद्रोह कर दिया था और उन्हें दबाने के लिए सेनाएं वहां भेजी गई थीं। ये सुनकर जियांग ने फिर पूछा कि कुजियांग में किसे भेजा गया था। जू वेंजी ने खुलासा किया कि कुजियांग में किसी को नहीं भेजा गया था, क्योंकि यह शहर जियांग मिन के शहरों में सबसे निचले स्थान पर था। और हालांकि यह क्रूर था, एक आपातकालीन बैठक में डेक्सिया के उच्च कमान ने अन्य शहरों की रक्षा के लिए कुजियांग को छोड़ने का निर्णय लिया था। ये सुनकर जियांग अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने सवाल किया कि क्या उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि यह एक विकर्षण रणनीति थी। यंग जान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान जियांग की मुट्ठी पर टिका हुआ था। जू वेंजी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में सोचा था, लेकिन क्यूजियांग की तुलना में ऐसी जगहें थीं जहां वे कोई गलती नहीं होने दे सकते थे, और कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि क्यूजियांग सिर्फ एक छलावा था या दुश्मन का असली लक्ष्य।
ये बताते हुए कि गु कैशन नहीं चाहते थे कि जियांग को ये पता चले, लेकिन उन्होंने उसे बताने के लिए एक अवशिष्ट प्रक्षेपण छोड़ दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि इस समय जियांग क्या निर्णय लेने जा रहा था। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा और उसने समझाया कि जू वेंजी के लिए दक्सिया वह घर था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, और वह समझ गया कि लोग यही सोचते हैं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कीड़ों को छोड़ना शुरू कर दिया और क्यूजियांग लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसके लिए यह उसका घर था और चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न हो, वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जियांग वुजियांग ने हमारे लड़के को देखना शुरू किया, अपनी उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराते हुए उसके साथ जाने का फैसला किया। अगर चू जियांग खतरे में था, तो जियांगन टीम का कर्तव्य था कि वह उसकी मदद करे। यंग जान की आंखें खुशी से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वह भी जियांग की मदद करने जा रहा है। जियाई जुवान्यू का ध्यान जियांग पर था और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि अगर उनमें से किसी को भी कोई समस्या है, तो मदद करना सभी का कर्तव्य है। ये सुनकर जियांग उनकी ओर मुड़ा और चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उसकी मदद करने को तैयार हैं। जू वेंजी चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। जियांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने उन सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। गंभीर नज़र से जू वेंजी ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक शक्तिशाली राक्षस का होलोग्राम दिखाई दिया। उसने बताया कि शहर पर जानवरों की बाढ़ का हमला हो रहा था और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बचने की संभावना बहुत कम थी। उनके जैसे युवा प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए। उसने बताया कि उनका भविष्य अभी भी उज्जवल है और पूछा कि क्या वे वाकई जाने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि वे मरने वाले हैं। बकाइन बालों वाली महिला की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, ये जानते हुए कि यह लड़ाई उसके लिए सबसे उपयुक्त नहीं थी। उसके बगल में हुआ युनफेई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह मुश्किल से निगलने से बच नहीं पाया और घबरा गया। धीरे धीरे कई प्रतिभाशाली लोगों को डर लगने लगा, ये जानते हुए कि कमजोर होने से दूसरों की गति धीमी हो जाएगी। यंग जान और अन्य लोगों के लिए राजधानी में उनके जैसे साथी होना शर्म की बात थी। गुस्से से भरी निगाहों से उसने उन लोगों को आदेश दिया जो कायर और कमजोर थे, क्योंकि अन्यथा वे सभी पर बोझ बन जाएंगे। हुआ युनफेई सहित कई प्रतिभाशाली लोगों ने जियांग और अन्य लोगों से मुंह मोड़ लिया और चले गए। ये देखकर जू वेंजी ने पूछा कि क्या जियांग वास्तव में चू जियांग को बचाने जाना चाहता था। हमारे लड़के की आंखें दृढ़ संकल्प से चौड़ी हो गईं और एक आश्वस्त नज़र से उसने उल्लेख किया कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, वह अपने शहर को बचाने जा रहा है। यंग जान ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि यदि उसके पूर्वज मानव सम्राट के वंशज यहाँ होते, तो वे निस्संदेह जियांग चेन की प्रशंसा करते। जियांग हुआशुंग ने अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू किया, अपने दादा को समझाते हुए कि वह एक अजेय हृदय प्राप्त करने में कामयाब रहा है और इस क्षण से वह अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा है। जियाई क्यून्यू की आंखें क्रोध से फैल गईं। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और उग्र भाव से पूछा कि उसके शहर से कोई मदद क्यों नहीं कर सकता। अन्य लोगों ने भी दृढ़ निश्चय के साथ खुद को भर लिया, क्योंकि वे यह नहीं कह सकते थे कि वे मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वे एक ही शहर में रहते थे। जू वेंजी की नज़र उन पर टिकी हुई थी। उसने अपने हाथ बगल की ओर बढ़ाए और बहादुर होने के लिए उनकी प्रशंसा की। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे महान जिया की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे। उसने प्रतिभाशाली रैंकिंग के केवल शीर्ष 10 को चू जियांग को जाने देने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि अन्य प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर प्रतिभाशाली लोगों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और घबरा गए। जू वेंजी ने समझाया कि प्रतियोगिता का अगला चरण रद्द कर दिया गया था और इसके बजाय योग्यता की लड़ाई होगी।
उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। जियांग की कलाई और अन्य लोगों की कलाई पर एक कंगन दिखाई दिया। हमारे लड़के का ध्यान कंगन पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। इस बीच दूसरी तरफ जियांग हुआशुंग चुपचाप कंगन को देखने लगा। कंगन योग्यता दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था और अंतिम रैंकिंग युद्ध के दौरान प्राप्त योग्यता के आधार पर होगी। जू वेंजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी थोड़ी को छूना शुरू कर दिया और उन्हें आखिरी बार चेतावनी देने का फैसला किया। महान जिया हारना और इंतजार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अगर वे मर गए तो वे केवल ये साबित करेंगे कि वे इसके लायक नहीं थे। उसने उनसे भ्रम न रखने के लिए कहा, क्योंकि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो वे केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। जू वेंजी ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। एक पोर्टल दिखाई दिया। जियांग और अन्य उसके अंदर प्रवेश करने लगे। जियांग हुआशुंग अपने दादा की ओर मुड़ा और एक भ्रमित भाव के साथ बूढ़े व्यक्ति से इतनी बातें करना बंद करने के लिए कहा। यंग झांग, जो द्वार की ओर जा रहा था, ने उनके बारे में चिंता करने के लिए शू विंजी को धन्यवाद दिया, लेकिन स्वीकार किया कि उसकी पुरानी अनुनय चाल काम नहीं करने वाली थी। उसे उनके बारे में चिंता न करने के लिए कहते हुए, क्योंकि वे इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे। शू वेंजी ने उन्हें चुपचाप देखना शुरू कर दिया, जब तक कि वह अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू नहीं कर दिया और उसकी निगाहें आसमान पर टिक गईं। वह ये देखकर क्रोधित हुआ कि उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि वह बूढ़ा है। एक मुस्कान के साथ उसने उन्हें अगली बार गुफा की गहराई में ले जाने का फैसला किया, ताकि वे उसकी भव्य हत्यारे आकृति को देख सकें, ये जानते हुए कि तब वे उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करेंगे। उसके लिए वे योग्य थे। प्रशंसा की और उसे उम्मीद थी कि वे बच जाएंगे। बकाइन बालों वाली एक महिला घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और रोने लगी, माफी मांगने लगी। हुआ यूनफेई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, इतना डरपोक होने के लिए माफी मांगने लगा। एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उनसे कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, रोना बंद कर दें, उन्हें मजबूत बनने के मौकों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर जियांग और दूसरे मर गए तो वे रैंकिंग में प्रवेश करने के अवसर का फायदा उठा सकते थे। जियांगन के पूर्वी समुद्र की रक्षा रेखा पर भयंकर समुद्री जानवरों का एक झुंड तट की ओर बढ़ने लगा, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। रक्षा रेखा पर तोपें सक्रिय हो गईं और जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। दीवार पर गु कैशन और डुआन फेंग थे। गु कैशन का ध्यान जानवरों पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि जानवरों की यह लहर अंतहीन लग रही थी और कुछ ठीक नहीं था। उसने बताया कि इस बार जानवरों की लहर बहुत अजीब थी, क्योंकि पैमाने के मामले में यह निस्संदेह इतिहास में सबसे बड़ी में से एक थी। लेकिन लड़ाई बिल्कुल भी तीव्र नहीं थी। डुआन फेंग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, जानवरों को देखने लगा और पूछा कि क्या ये ध्यान भटकाने वाली बात है। गु कैशन ने समझाया कि समुद्री जानवरों द्वारा किया गया हमला केवल कुलीन बलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए था। डुआन फेंग ने अपने घुटने को जमीन पर टिकाया और एक संदिग्ध भाव के साथ महसूस किया कि दुश्मन का लक्ष्य कोई और था। ये सुनकर गु कैशन गंभीर हो गया और उसने पूछा कि क्या लक्ष्य कुजियांग शहर था। डुआन फेंग खड़ा हुआ और एक ईमानदार नज़र से कहा कि उसे बहुत यकीन नहीं था, क्योंकि समुद्री जीवों के निषिद्ध क्षेत्र और गुफाओं में विद्रोह के अलावा ग्रेट जिया के 5 और शहर थे जिन पर जानवरों के ज्वार से हमला किया जा रहा था। सभी छोटे दूरदराज के शहर थे, जो मुख्य ठिकानों से बहुत दूर थे। गु कैशन का ध्यान उस पर टिका हुआ था। वह उत्सुक हो गया और चुपचाप सुनता रहा। डुआन फेंग ने खुलासा किया कि कुजियांग उन शहरों में से एक था जिस पर हमला किया जा रहा था, और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि दुश्मन का लक्ष्य ये शहर था या कोई और। जब तोपें जानवरों पर हमला कर रही थीं, तो डुआन फेंग ने खुलासा किया कि जुंजी ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि जियांगवान और अन्य लोग कैलुओ युद्ध क्षेत्र के मुख्य बेस से जियांगन युद्ध क्षेत्र में शहर यी में टेलीपोर्ट हो गए थे। यह सुनकर
गु कैशन को ये समझने में देर नहीं लगी कि वे कुजियांग जाने की योजना बना रहे थे। वह घबराने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने जुजी से कहा था कि वह जियांग को क्यूजियांग में आए भयंकर ज्वार के बारे में न बताए। गु कैशन खड़ा हुआ और दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। वह गुस्से में था और उसने सोचा कि जुजी एक गद्दार कुत्ता है। उसने अपने शिष्य की खातिर लौटने का फैसला किया। अतीत में वह पहले ही एक को खो चुका था और दूसरे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। डुआन फैंग घबरा गया और उसके पीछे दौड़ने लगा, उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि जियांगवान, वेन झान, झाई जुन्यू, जियांग हुआशुंग के अलावा जियांगन टीम भी क्यूजियांग में थी। तभी पानी से एक शक्तिशाली समुद्री जानवर निकला। डुआन फैंग और गु कैशन का ध्यान उस पर गया। ये राक्षस 8वां समुद्री सम्राट था और अब जब ये प्रकट हो गया था तो गु कैशन भाग नहीं सकता था क्योंकि अगर रक्षा पंक्ति टूट गई तो जियांगन को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। जानवर ने हमला करने की तैयारी की। गु कैशन उछल पड़ा, अपनी तलवार निकाली और उसे मारने का फैसला किया। उसी समय कुजियांग शहर में योद्धाओं ने शहर के चारों ओर एक ढाल बनाए। राक्षसों की बाढ़ ने अवरोध पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें बनाते हुए सैनिकों के कमांडर यिन हेंगिंग ने जानवरों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और दृढ़ निश्चय के साथ कुजियांग की रक्षा सेना की सभी बटालियनों को आदेश दिया कि वे उसके साथ आएं और अवरोध में दरारें बंद करने में मदद करें, ये स्पष्ट करते हुए कि अगर वह मर जाता है तो कप्तान उसकी जगह लेगा और अगर कप्तान मर जाता है तो लेफ्टिनेंट उसकी जगह लेगा और अगर लेफ्टिनेंट मर जाता है तो सार्जेंट उसकी जगह लेगा। हताहतों की संख्या मायने नहीं रखती थी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात पीछे के योद्धाओं के लिए समय खरीदना था। शहर के बाहर कई जानवरों ने जी गैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी तलवार खींची और बिना ज्यादा प्रयास के उन्हें खत्म कर दिया। जब आंटी टैंग की आंखें घृणा से चमक रही थीं, तो वह उछली और एक उड़ते हुए जानवर को जोरदार लात मारी, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। चू बुएलिंग ने दिव्य कवच को सक्रिय किया, जिससे उसका शरीर अधिक मांसल हो गया। वह भी बिना अधिक प्रयास के उसने एक जानवर को पकड़ा और अपनी ताकत का उपयोग करके उसके हाथ को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। शियाओकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने चू बुएलिंग पर पवित्र प्रकाश का बफ लगाया और उसे अपनी सुरक्षा कम न करने के लिए कहा क्योंकि उसके पीछे एक भक्षक कौवा था। जानवर को मारने के बाद चू बुएलिंग ने पलटकर देखा कि कैसे भक्षक कौवा पूरी गति से उसके पास आ रहा था। वह सतर्क हो गया क्योंकि एक राक्षसी तंबू उसके हाथ के चारों ओर लिपट रहा था। उसे पता था कि वह मुसीबत में है। डुआन फैंग, जो बुर्ज के ऊपर था, ने अपने धनुष से जानवर पर हमला किया, जिससे चू बुएलिंग की जान बच गई। ये देखकर वह उसका धन्यवाद करने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा कि वह ठीक समय पर आ गया था। जी गैंग, जो कुछ हद तक थका हुआ था, खड़ा हो गया और उसका ध्यान डुआन फैंग पर केंद्रित हो गया। उसने उल्लेख किया कि अगर नाइट वॉच के कमांडर होने के नाते डुआन फैंग भी युद्ध में मर गए तो नाइट वॉच विलुप्त हो जाएगी। डुआन फैंग ने उसे इतना निराशावादी होना बंद करने के लिए कहा क्योंकि उनके पास अभी भी जियांग चेन था और जब तक वह जीवित रहेगा नाइट वॉच कभी गायब नहीं होगी। डुआन फैंग, जो बुर्ज के शीर्ष पर था, ने 5 स्तर 5 ईगल और 2 स्तर 6 आकाशीय वानर देखे। वह ये देखकर घबरा गया कि राक्षस रक्षा कवच पर हमला करने के बजाय उनकी ओर आ रहे थे। वह जानता था कि एक महान युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी और वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही आदेश दे दिया था। अगर रक्षा कवच टूट गया तो वे जानवरों पर 8 परमाणु बम लॉन्च करेंगे। जी गैंग की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपनी तलवार आसमान में उठाई और नाइट वॉच के सदस्यों से कहा कि वे उस शपथ को न भूलें जिसने उन सभी को एकजुट किया है। गैंग और आंटी टैंग जानवरों की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे मौजूद जियो क्यू ने उन पर पवित्र प्रकाश का बफ लगाया। चू बुएलिंग भी जानवरों की ओर बढ़ने लगा और जी गैंग ने अपनी तलवार जोर से घुमाई। एक जानवर ने आंटी टैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कूद गई और एक ही लात से उसका सिर काट दिया।
चू बुएलिंग ने एक जानवर को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और जियो क्यू ने उसकी मदद करने के लिए उस पर बफ लगाया। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें डर और घबराहट से चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाने लगी और सभी को सावधान रहने के लिए कहने लगी। स्तर 6 का दिव्य महावना प्रकट हुआ और उसने भयंकर मुक्का मारा, लेकिन जी गैंग और अन्य लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने हाथों से हमले को रोक दिया। धीरे धीरे आंटी टैंक की ताकत खत्म होने लगी। जी गैंग की निगाहें जानवर पर टिकी रहीं। ये देखकर कि उसका दबाव बहुत ज्यादा था, उसने महसूस किया कि हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसका सामना करना ही बेहतर था। वे कई घंटों से लड़ रहे थे और पहले से ही अपनी सीमा पर थे। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वानर ने हमला किया, जिससे उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए। अब जब वे कमजोर हो गए थे, तो वानर उनके पास आया और एक गहरी नज़र से उन्हें अपने पैर से कुचलने के लिए तैयार हो गया। जी गैंग और टैंग जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें डर से भर गईं। जी गैंग ने तलवार जमीन में घोंप दी और उसकी आंखें निराशा में चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने जा रहा है। वह अभी तक जियांग को प्रतिभाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचते नहीं देख पाया था। नहीं वह अपने गुरु के सामने ये दावा कर पाया था कि वह आखिरकार चौथे परिवर्तन तक पहुंच गया है और अपनी तलवार पर महारत हासिल कर ली है। राक्षस के हमला करने से ठीक पहले किसी ने उसका सिर काट दिया। जी गैंग और तांग की निगाहें उस पर टिकी थीं। दोनों सदमे में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये जियांग था। जैसे ही राक्षस का सिर जमीन पर गिरा, हमारे लड़के ने उस पर अपना हाथ रखा और जहरीली धुंध का उपयोग करके उसके सिर को खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि वह रात की निगरानी को बचाने के लिए वापस आया है। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे एक ढाल दिखाई दी। एक गंभीर निगाह से उसने जी गैंग और अन्य लोगों से कहा कि वे ढाल में घुसकर ठीक हो जाएं, जबकि वह बाकी लोगों का ख्याल रखे। जी गैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं। जियांग को देखकर तांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और प्रसन्न भाव से उसने कहा कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि असली जियांग चेन है। जी गैंग घबरा गया। उसने समझाया कि यह एक जानवर की खाल है। ये जानते हुए कि जियांग मरने के लिए अकेला आया था, उसके अनुसार यह अंत था, क्योंकि अब रात की पहरेदारी का सफाया होने वाला था। जियांग उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए महसूस किया कि किसी को भी नहीं पता था कि उसने जियो झेंगुओ के खिलाफ लिटिल नाइन का इस्तेमाल कब किया था। धीरे धीरे जहरीली धुंध ने बंदर की लाश को निगलना शुरू कर दिया। हमारा लड़का लाश की ओर मुड़ा और जी गैंग और अन्य लोगों से उसे कम न आंकने के लिए कहा, उन्हें ध्यान देने की सलाह दी। सभी का ध्यान लाश पर था, यह महसूस करते हुए कि यह कैलामिटी 9 मियाज़मा पंखों की शक्ति थी। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।